गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे ग्लोबल स्टडी चैनल पर आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में बिहार बोर्ड, उसका हम आज एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जो वीवीआई एमसीक्यू है, जो एग्ज़ाम से आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं। तो यह जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो भूगोल है, यानी ज्योग्राफी है। एमसीक्यू उसका लेकर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का जो भी हो। तो अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर के ग्लोबल स्टडीज़ लाइव जाकर के सर्च करना है, और ये हमारा आइकन है, ये ऐसा आएगा, हमारा आइकन है चैनल का, उस पर जाकर के आपको ये सर्च करना है और आपको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। यूट्यूब पर हम हमारा जो चैनल के माध्यम से हम लोग फ्री में आप लोग को तैयारी करा रहे हैं, ये मैट्रिक और इंटर दोनों का। तो देखते हैं आज का जो भूगोल का जो वीवीआई एमसीक्यू जो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संसाधन अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय आप लोग पढ़े होंगे। अनवीकरणीय का मतलब होता है जो फिर से वह समाप्त होने के बाद फिर से वो नहीं आए, यानी जो एक दिन समाप्त। तो अनवीकरणीय इसमें कौन सा है जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जिसकी प्रकृति में जो लिमिट मात्रा में यानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन है हमारा सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा अनवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय है। कितना भी खर्च करेंगे सोलर ऊर्जा के रूप में, फिर भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या है, ये तो नवीकरणीय हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया। पवन ऊर्जा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, कितना भी यूज कर ले ये समाप्त नहीं होने वाला है। उसके बाद खनिज तेल। खनिज तेल जो है, जो जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, पेट्रोलियम, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। खनिज तेल में क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से ही बहुत सारे हम लोग ऑयल रिफाइनरी के द्वारा परिष्करण करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तेल निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी खनिज तेल, जिसमें पेट्रोलियम आता है। और पेट्रोलियम से ही क्या क्या निकलता है, तो केरोसिन निकलता है, पेट्रोल, डीजल, मोम, ईंधन तेल, ग्रीस, ये सब जो भी है। उसके बाद एक एटीएफ है, एटीएफ भी इसी से निकलता है। एटीएफ को बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसका उपयोग वायुयान उड़ाने में, यानी वायुयान के लिए ईंधन का कार्य करता है। जैसे वायुयान, रॉकेट ईंधन हो गया, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया। इसको उड़ाने के लिए, चलाने के लिए जो ईंधन है वो उसमें एटीएफ ही यूज किया जाता है। तो ये भी पेट्रोलियम से ही निकलता है, खनिज तेल से ही प्राप्त होता है। तो ये खनिज तेल क्या हो गया, अनवीकरणीय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है समुद्र तट से कितने किलोमीटर समुद्री क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो जैसे एक बात समझाते हैं। जैसे ये अपना मान लेते हैं कि ये भारत का नक्शा है, आप लोग को पता है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, ये तीन तरफ से हम समुद्रों से घिरा है। ये है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। ये है अरब सागर, और ये नीचे है दक्षिण में हिंद महासागर। इस तरह से भारत तीन क्षेत्र से समुद्रों से घिरा हुआ है। तो
कहने का मतलब है कि ये समुद्र तट से, यानी ये जो तट है हमारा, इससे कितना दूरी तक जो होगा वो समुद्रों में, वह हमारा भारत का आर्थिक क्षेत्र होगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा एक पहला है 220, 180, 250 और डी है हमारा 200 किलोमीटर। यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान देना है कि ये किलोमीटर नहीं, इसको बोलते हैं समुद्री मील, माइल जिसको बोलते हैं, माइल यानी नॉटिकल मील इसको बोलते हैं, यानी 200 नॉटिकल मील। क्या बोलते हैं? नॉटिकल माइल, यानी समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो भी आएगा समुद्री क्षेत्र, वह क्या होगा? आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 370 किलोमीटर के आसपास ये हो जाएगा। तो ये 200, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 200 नॉटिकल मील होगा। मील में देखेंगे, यानी नॉटिकल मील जो है समुद्र की दूरी नापने के लिए उपयोग किया जाता है, एक इकाई है। और इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 200 नॉटिकल मील इक्वल टू हो जाएगा 370 किलोमीटर। तो जैसा आपके पास ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, उस तरह से आप ऑप्शन चूज करेंगे। अगर किलोमीटर में आएगा तो हम चूज करेंगे 370 किलोमीटर। अगर नॉटिकल मील में ऑप्शन रहेगा तो हम 200 नॉटिकल मील हम लोग चूज करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया ये आर्थिक क्षेत्र का। अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला ऑप्शन है रियो जेनेरियो जो 1992 में, दूसरा ऑप्शन है 1997 न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है 2002 जोहान्सबर्ग, 1997 जापान के क्योटो में। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो होता था यानी जो सम्मेलन जो हुआ था हमारा, वो सब प्रथम बार कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये रियो डी जेनेरियो जो है यहीं पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसी में ये मुख्य रूप से इसका थीम था वन पृथ्वी, यानी ये पर्यावरण से संबंधित यह सम्मेलन था, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे राष्ट्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। और पर्यावरण को बचाने के लिए, जो आज का स्थिति है पर्यावरण में जो असंतुलन आ गई है, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उस समस्या से बचने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाई गई थी। और ये जो रियो डे जेनेरियो है वह ब्राज़ील में है, ब्राज़ील देश में है। और ब्राज़ील जो है वह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील का शहर है रियो डे जेनेरियो। वहीं पे 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर सम्मेलन हुआ था पूरे विश्व बिरादरी का। और इसमें क्या किया गया था? बहुत अच्छे मुद्दों पर बात की गई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। किस कमीशन द्वारा सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? यानी वह कौन सा कमीशन था, आयोग था, जिसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? तो वो है, पहला ऑप्शन है हमारा बर्टलैंड कमीशन, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, और उसके बाद यूनिसेफ। तो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना जो है वह बर्टलैंड कमीशन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो है वह व्यापार को देखती है, पूरे वर्ल्ड के व्यापार के नियमों को देखती है। विश्व बैंक ये पूरे वर्ल्ड का बैंक है। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बच्चों के एजुकेशन और पोषण के लिए काम करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्टलैंड कमीशन, जो 1987 में यह संकल्पना प्रस्तुत की थी। कौन सी संकल्पना थी? तो सतत पोषणीय विकास।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कोयला एक डैश संसाधन है। सभी लोग पढ़े होंगे कि कोयला जो है एक सीमित संसाधन वाला ऊर्जा का साधन है, जो पृथ्वी में खदानों में सीमित मात्रा में है। एक दिन जितना ज़्यादा अधिक तेजी से खर्च करेंगे उतना जल्दी ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, नवीकरणीय नहीं होगा, अजैव नहीं है। ये कोयला क्या है, जैव संसाधन है। क्या है, जैव है। ये जीवों से इसका निर्माण हुआ इसलिए जैव है। तो ये है अनवीकरणीय है। क्या है, अनवीकरणीय है, मतलब ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। तो कोयला क्या है, एक क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को नहीं मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, सभी लोग को पता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई थी? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ये जो पर्यावरण दिवस मनाए गए थे अंतर्राष्ट्रीय, इसका शुरुआत किस सम्मेलन से इसकी नींव रखी गई थी, कब शुरू हुआ था? तो ये जो है पहला जो ऑप्शन है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था। दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन 1992, क्योटो सम्मेलन 1997, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। तो इसमें जो है हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुई थी। इसी सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस का मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन अभी देखे हैं, ये पर्यावरण से ही संबंधित था, जो रियो डी जेनेरियो में इसका सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और ये क्योटो जो है वो जापान का एक शहर है जहाँ पे पर्यावरण से संबंधित यहाँ भी सम्मेलन हुआ। तो इस तरह से ये जो पर्यावरण का जो शुरुआत किया गया था, तो किस सम्मेलन में हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास दूसरे देशों द्वारा संसाधन का दोहन, दूसरा है संसाधनों का लूट, तीसरा ऑप्शन मानव और तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकू का अर्थ समझते हैं जो लूटने वाला हो। तो यहाँ पे ये सब नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन सी होगा आंसर, यानी मानव और तकनीक, जो हमारे पास टेक्निक है, तो मानव टेक्निक के द्वारा जो हमारे जो साधन है, संसाधन है, उसका इतना अधिक उपयोग कर रहा है, इतना अधिक उसका यूज कर रहा है कि ये एक दिन क्या हो जाएंगे, बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इसे बोला गया है क्या बोला गया, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, यानी बहुत तेजी से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग हो रहा है, तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इसे क्या बोला गया, मानव और तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति को ही क्या बोला गया है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किस भूगोलविद का कथन है? यानी ये जो बात है कि संसाधन होता नहीं है वो बनता है, वह कौन बोले थे, कौन से भूगोलविद, यानी भूगोलविद जो है ये बात बोले थे? तो पहला ऑप्शन देखते हैं अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन जो है वह भारतीय अर्थशास्त्री है, यानी भारत के ही है, वो भारतीय अर्थशास्त्री है, भारतीय अर्थशास्त्री है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से इस सबको पढ़िएगा।
जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो किस लिए किया गया था? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के लिए इन्होंने क्या किया था, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये क्या है, एकमात्र भारतीय है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो 1998 में। सब याद रखना है, सब इम्पोर्टेंट बात है। तो ये तो अर्थशास्त्री हो गए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। उसका जिम्मरमैन देखते हैं, तो जिम्मरमैन एक भूगोलविद है, भूगोलविद थे, बहुत बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलविद हुए। यही बोले थे, जिम्मरमैन ही बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोहलर के भी देख लेते हैं। तो कोहलर भी एक अर्थशास्त्री थे, ये भी अर्थशास्त्री ही है, भूगोलविद ये भी नहीं है। वाटसन एंड क्रिक देखे तो ये वैज्ञानिक है, यानी इनको बोलते हैं जीव वैज्ञानिक थे। यानी ये बायो से इनका, जीव विज्ञान से इनका संबंध था। तो ये है जिम्मरमैन, जो एक भूगोलविद थे, और इन्होंने ही बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, यानी कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र है। आप लोग को पता है भारत जो है मैदान, पर्वत और पठारों से बना है मुख्य रूप से। तो इसमें जो पठारी क्षेत्र है ये त्रिभुजाकार दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र है। ये जो है 27% है पठारी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये है 43%, और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो ये हो गया आपको 30%। यानी तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 27%। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारत का कुल क्षेत्रफल का 27% क्या है, पठारी क्षेत्र है। और पठार कहाँ पे है, तो पठार जो है दक्षिण भारत में त्रिभुजाकृति में ये अवस्थित है। दक्षिण भारत में त्रिभुजाकृति में यह अवस्थित है, जिसका प्रतिशत कितना है, 27% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, अभी बताए हैं। यानी मैदानी भाग जो है वह भारत का कितना है, 43% है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। मैदानी भाग कितना है, 43%, अभी बताए हैं जस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, ये भी तुरंत बताए हैं जस्ट। तो ये 30% है। कितना प्रतिशत है, 30% है। यानी 30% पर्वतीय, ऊपर की ओर आते हैं भारत के, तो ऊपर जो है पर्वत है उत्तर भारत में, उसके ठीक नीचे मैदान है। तो ये हो गया 30%, मैदान हो गया 43%, और इसके ठीक नीचे दक्षिण भारत में ये पठार है जिसका हो गया 27%। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र 30%, मैदानी क्षेत्र 43 यानी 43%, और पठार 27% है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, इससे एक न एक क्वेश्चन 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पहला है बांगर, खादर, बलुई और लेटेराइट। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। और ये है जो बांगर है, इसको बोलते हैं पुराना। क्या बोलते हैं, पुराना जलोढ़ मिट्टी। यानी जो पुराना है, पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर।
आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। बांगर एक सीमेंट है, सीमेंट है तब पुराना है, पुराना जलोढ़ मिट्टी, ऐसे ही याद कर सकते हैं आप टिप्स के लिए। तो बांगर सीमेंट से पुराना, और नया, नवीन मतलब नया, नया यानी जलोढ़ मिट्टी यानी खादर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर पूछेगा पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोल देंगे? बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। ये लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, इसमें बहुत सारे नकदी फसल होता है, नकदी फसल होता है, जैसे चाय, कहवा, काजू, ये सब जो है ये लेटराइट मिट्टी में ही पाया जाता है। तो इस तरह से देखिए क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? अभी जस्ट बताए हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बांगर। और खादर किसको बोलते हैं? नवीन यानी नया वाले, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। और काली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी या रेगुर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी, ये दोनों बोला जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, यानी कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? कौन सा मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है जिसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छी पैदावार देती है? तो ये हो गया, पहला है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, इसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर इस मिट्टी के वितरण की बात करें, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो इसमें गुजरात का क्षेत्र आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश, और कुछ भाग कर्नाटका का है, कुछ भाग। तो ये सब जो है क्या है, काली मिट्टी का यह क्षेत्र है। इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखता है? यानी लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से दिखता है? तो कौन सा तत्व होता है उसमें जिसके कारण उसका रंग लाल होता है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, लोहा, अभ्रक, एल्युमिनियम। तो लाल जो है वह लोहा के कारण, यानी लोहा के ऑक्साइड होने के कारण, इसमें लोहा की मात्रा होने के कारण मिट्टी का रंग कैसा दिखता है? लाल। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी आंसर, यानी लाल मिट्टी का रंग लाल दिखता है किसके कारण? तो लोहा के उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन, किस भौगोलिक क्षेत्र में सीढ़ी नुमा या सोपानी, ये सेपानी हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सोपानी होगा। क्या होगा? सोपानी। किस भौगोलिक क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा या सोपानी कृषि की जाती है? यानी सोपानी कृषि जो है आप लोग देखे होंगे, अभी तक समझे नहीं होंगे किसे बोलते हैं सीढ़ी नुमा। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में, ये पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये सीढ़ी नुमा, ये क्या होता है, इस तरह से कृषि की जाती है। ये सीढ़ी नुमा परत दर परत बनाई जाती है। तो ये मैदानी भागों में नहीं होगा, ये मरुस्थलीय है, ये मरुस्थलीय है, इसमें भी नहीं होगा। तो ये जब भी होगा कहाँ पे होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी उत्तर भारत के जो राज्य है जो पर्वतीय क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर जिसमें आता है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब जो भी है जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे
सीढ़ी नुमा या सोपानी कृषि की जाती है। तो कौन सा क्षेत्र होगा? पर्वतीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, यानी कौन है, कौन सी मिट्टी है जिसमें चाय की खेती सबसे अधिक होती है, उसमें चाय सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है चाय का। तो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, इस बताए हैं ये कपास इसमें होता है, कपास के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, इसमें खाद्यान्न फसल होता है, खाद्यान्न फसल गेहूँ धान सब्जी वगैरह दलहन तिलहन इसमें होता है खाद्यान्न फसल। दोमट मिट्टी में भी ये खाद्यान्न फसल होता है। तो सर्वाधिक चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वह लेटराइट मिट्टी है। कौन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, लेटराइट मिट्टी। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है? किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है? तो अभी जस्ट बताए हैं, पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, इसी को ही कपासी मिट्टी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को। या काली मिट्टी का अन्य नाम यानी दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। तो एक और क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी में कौन सा फसल सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। यानी रेगुर काली यानी दोनों एक ही हैं, नाम अलग है, उसमें कौन सा फसल होता है सबसे अधिक? तो कपास। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? अभी जस्ट बताए हैं, क्वेश्चन आ भी गया। निम्न में किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी को भी क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोला जाता है, जिसमें कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? सोपानी कृषि कहाँ की जाती है, कहाँ पे सोपानी कृषि होती है? तो अभी बता है जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, तो इसमें देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र कौन है। पंजाब क्या पर्वतीय क्षेत्र है? नहीं है। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है? यस एकदम है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हरियाणा भी नहीं है, बिहार तो है ही नहीं। इस तरह से ये पंजाब हरियाणा बिहार मैदानी क्षेत्र है, जबकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है। इसलिए उत्तराखंड में ही कौन सी कृषि होगी? सोपानी कृषि होगी। तो इस तरह से इस सोपानी कृषि को हम लोग एक और नाम बोलते हैं सीढ़ी नुमा कृषि, ये दोनों नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तराखंड। इसके जगह दूसरा राज्य भी दे सकता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पूर्वोत्तर का जो सिक्किम वगैरह है उस सब भी दे सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना कि पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए, वहीं पे सोपानी या सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्वेश्चन था खत समाप्त होता है। फिर हम अगला वीडियो में लेकर के आएंगे अगला क्वेश्चन को, इससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जो बच्चे अभी नए हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे ग्लोबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा से शुरुआत कीजिए, और फिर हम आगे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।